गुड मॉर्निंग। आज सब का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 सेमेस्टर 1 कंपनी अधिनियम के एमसीक्यूज हिंदी माध्यम में। आप सभी को एमसीक्यूज बहुत प्यारे हैं। लेक्चर के वीडियोस उतने अच्छे नहीं लगते हैं जितने एमसीक्यूज लगते हैं, और इसीलिए एमसीक्यूज आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। इस यूनिट में हम पढ़ते हैं अंश पूंजी के बारे में, ऋण पूंजी के बारे में, अंशधारी और सदस्य कौन है, और डीमैट की प्रक्रिया भी इसी यूनिट में आती है। तो हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंपनी की अंश पूंजी छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित होती है और हर हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं, डैश, ब्रैकेट में उसका आंसर है अंश। कंपनी प्रकार का जो संगठन है उसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, और इतनी अधिक मात्रा में पूंजी कुछ लोगों को लेकर के एकत्रित करना संभव नहीं है। इसलिए इस बड़ी पूंजी के छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं। हर हिस्से को कहते हैं अंश, और एकत्रित स्वरूप में इसे कहते हैं अंश पूंजी। और प्रत्येक अंश जनता के बीच जनता को आमंत्रित किया जाता है कि वो इस अंश को खरीदे या इस अंश को क्रय करे। तो जो इस अंश को क्रय करता है वो कहलाएगा अंशधारी। तो प्रत्येक अंशधारी कंपनी, नेक्स्ट वाला है, प्रत्येक अंशधारी कंपनी का डैश स्वामी होता है। कैसे होता है? आंशिक रूप से, क्योंकि वो एक हिस्सा ही खरीदता है, एक अंश ही खरीदता है, वो उस हिस्से का मालिक है, वो पूरी कंपनी का अकेला मालिक नहीं है, परंतु आंशिक स्वरूप से वो कंपनी का स्वामी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशधारी द्वारा अंशों को धारण करना अंशधारी के अधिकार एवं दायित्व दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति कंपनी के अंशों को क्रय करता है तो वो क्रय करने के बाद उसे अंशधारी के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं और उसे अंशधारियों के दायित्व को भी निभाना पड़ता है। इसलिए ये वाक्य सत्य है। प्रत्येक अंश का अपना एक क्रमांक होता है जो उसे अन्य अंशों से पृथक करता है। हमको पता है कि प्रत्येक अंश को एक नंबर होता है, सीरियली नंबर होते हैं अंश, और जब इन अंशों का डीमैटीकरण होता है, यानी कि ये अपना भौतिक स्वरूप खो करके केवल इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में रहते हैं, तब इस नंबर को हटाया जाता है। उस समय डीमैट के दौरान या डीमैट के बाद अंश का क्रमांक नहीं होता, परंतु अंशधारियों ने कितने अंशों को धारण किया है ये केवल संख्या होती है। तो ये सत्य है कि प्रत्येक अंश का अपना एक क्रमांक है जो उसे अन्य अंशों से पृथक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश चल संपत्ति है और इन्हें हस्तांतरित किया जा सकता है। ये सत्य है। अब निम्न में से कौन सा अंश पूंजी का प्रकार नहीं है? तो गर्ल्स ध्यान रखिए कि यहाँ पर इस यूनिट में अंशों के प्रकार और अंश पूंजी के प्रकार दिए हैं, और आप लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। जब हम अंशों के प्रकार पूछते हैं तो इसमें समता अंश, प्रस्वेद समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, बोनस अंश, राइट्स शेयर्स, ये सब इंक्लूडेड है। पर जब आपसे अंश पूंजी के प्रकार पूछते हैं तो शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार क्या है? अधिकृत पूंजी, दत्त पूंजी, याचित पूंजी, ये सब अंश पूंजी के प्रकार है। आपको पता है कि जब कंपनी का पार्षद सीमा नियम बनता है तो उसमें एक पूंजी वाक्य होता है। इस पूंजी वाक्य में जो पूंजी उल्लेखित होती है उसे हम कहते हैं अधिकृत पूंजी। कंपनी अपने पूरे जीवन काल में इस अधिकृत पूंजी से अधिक पूंजी को निर्गमित नहीं कर सकती है। अब अधिकृत पूंजी पूरी टोटल कैपिटल है। इतना तो कंपनी को एक साथ या बिल्कुल शुरुआत के दौर में नहीं चाहिए, तो जितना उसे चाहिए उतना ही हिस्सा वो निर्गमित करती है, और इसे हम कहते हैं निर्गमित पूंजी। अब इस निर्गमित पूंजी या निर्गमित पूंजी पूरी अधिकृत पूंजी का वो हिस्सा है जो जिसके लिए अंशधारियों को आमंत्रित किया जाता है। अब इस हिस्से में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अंशधारी पूरा का पूरा ही सब्सक्राइब करे, हो सकता है पूरा भी करे, पर जितना भी हिस्सा अंशधारी सब्सक्राइब करते हैं उसे हम कहते हैं अभिदत्त पूंजी। अब इसमें से जो शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब किया है इसमें कंपनी को
पूरा अमाउंट एक साथ नहीं चाहिए। कंपनी उस अमाउंट को हिस्सों में, पार्ट्स में कॉल अप करती है। जैसे कि 10 रुपये का यदि शेयर है तो 2 रुपये एप्लीकेशन पर, 2 रुपये आवंटन या अलॉटमेंट पर, तो 2 रुपये आवेदन के समय मांगती है, 2 रुपये आवंटन के समय मांगती है, और बाकी के जो 6 रुपये बचे हैं उसको वो कॉल्स कर सकती है, अंशों पर मांग कर सकती है। या तो 3-3 रुपये इस तरह के 2 मांगे कर सकती है, या 2-2 रुपये की 3 मांगे कर सकती है। तो जितना अमाउंट कंपनी ने मांगा है उसे हम कहते हैं याचित पूंजी। तो हम देख रहे हैं कि अधिकृत पूंजी भी अंश पूंजी का एक प्रकार है, याचित भी है, निर्गमित भी है। संचित पूंजी वो है जो कंपनी ने अलग निकाल के रखी है, रिजर्व कैपिटल निकाल के रखी है, जो कंपनी अभी उपयोग में लाना नहीं चाहती है लेकिन तब के लिए रखी है, अगर कोई तरह की अचानक आपत्ति आ जाए तो उस समय के उपयोग के लिए रखी है। तो संचित पूंजी भी अंश पूंजी का एक प्रकार है, और प्रदत्त पूंजी भी है, और लास्ट है अंश पूंजी। तो ये उसका सही जवाब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता अंशधारियों को लाभांश या कंपनी के समापन पर पूंजी की वापसी का कोई पूर्वाधिकार नहीं होता है, और ये सत्य है। हम जानते हैं कि समता अंशधारी जो होते हैं उन्हें लाभांश पर भी कोई मतलब कि वो मांग नहीं सकते। उनका जितना कंपनी को अधिक लाभ होगा उनको उतना ही अधिक लाभांश दिया जाएगा, लेकिन उन्हें उनका लाभांश पर या कंपनी के समापन पर पूंजी को वापस लौटाने का उनका कोई पूर्वाधिकार नहीं होता है। ये दोनों ही अधिकार होते हैं पूर्वाधिकार अंशधारियों के, इसलिए ये स्टेटमेंट सत्य है। समता अंशधारी कंपनी के लाभ एवं जोखिम दोनों में बराबरी के हिस्सेदार होते हैं, ये सत्य है। जितना कंपनी को अधिक लाभ उतना समता अंशधारियों को अधिक लाभांश, और जितनी जोखिम उतनी उनकी भी जोखिम है, क्योंकि रिस्क है। तो कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो उन्हें भी डिविडेंड क्लेम करने का कोई राइट नहीं है। अब पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रत्येक वर्ष, ये प्रतीक नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष निश्चित दर से लाभांश दिया जाता है, जो सत्य है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल उनसे संबंधित प्रस्तावों पर ही मतदान का अधिकार होता है, ये भी सत्य है। पूर्वाधिकार अंशधारियों के मतदान के अधिकार सीमित होते हैं। सुधारित कंपनी अधिनियम की धारा 79A में किस चीज़ का उल्लेख है? प्रसवेद समता अंश। प्रसवेद का मीनिंग मालूम है आपको? पसीना। तो ये इन्हें प्रसवेद समता अंश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पसीने के अंश होते हैं। इसका मतलब कि जो कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी या संचालक होते हैं, उनके अच्छे कार्य के लिए उन्हें इनाम के तौर पर इन्हें दिया जाता है, यानी कि उन्होंने जो कंपनी की उन्नति के लिए पसीना बहाया है उसकी एप्रिसिएशन में उन्हें इन अंशों को दिया जाता है, और इसलिए हम इसे कहते हैं प्रसवेद समता अंश। अब कंपनी के प्रारंभ होने के 1 साल के बाद ही व्यापार प्रारंभ होने के 1 साल के बाद ही प्रसवेद समता अंश जारी किए जा सकते हैं, ये सत्य है। कंपनी के लाभ अथवा सुरक्षित कोषों में से जारी किए गए पूर्ण दत्त अंशों को हम कहते हैं बोनस अंश। तो कंपनी के हम जो कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कंपनी के लाभों का पूंजीकरण बोनस अंशों के निर्गमन के द्वारा किया जाता है। कंपनी के जो सुरक्षित कोष है या जो अधिक लाभ है जिन्हें कंपनी अब अपने व्यवसाय में पूंजी के स्वरूप में लाना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, उतने अमाउंट के लिए जो कोष है या जो लाभ है उतने अमाउंट के लिए बोनस शेयर्स इशू करती है, और उस प्रॉफिट को, उस रिजर्व को कैपिटलाइज यानी कि पूंजी के स्वरूप में उपयोग के लिए लाती है। तो बोनस अंश धारण के अनुपात में दिए जाते हैं। तो किस व्यक्ति को कितने बोनस अंश मिलेंगे? तो जिस अनुपात में वो पहले से ही कंपनी के अंशों को धारण करता है, उसके द्वारा किस अनुपात में कंपनी के अंशों को धारण किया जाता है, उसी अनुपात में उसे बोनस अंश दिए जाते हैं। तो बोनस अंशों के निर्गमन से लाभों का पूंजीकरण होता है, ये सत्य है। कर्मचारियों की प्रबंध में सहभागिता बढ़ाने के लिए सेबी द्वारा 1992 में डैश योजना लागू की गई थी। तो ये कौन सी योजना है? कर्मचारी स्टॉक या कर्मचारी स्कंद विकल्प योजना।
तो इससे क्या होता है, कर्मचारियों को कंपनी का अंशधारी बनाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी का फायदा होता है तो उसमें कर्मचारी का भी फायदा है, क्योंकि कंपनी को अंश पर लाभांश मिलने वाला है। कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना के अंतर्गत निर्मित अंश कंपनी के कुल दत्त अंश पूंजी के 5% से अधिक नहीं हो सकता। यहाँ पर एक टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ क्या होना चाहिए, कर्मचारी स्कंध विकल्प योजना के अंतर्गत निर्गमित अंश कंपनी के कुल दत्त पूंजी के 5% से अधिक नहीं हो सकते। अब कंपनी अधिनियम की धारा 81 के अनुसार नए अंश सार्वजनिक रूप से क्रय करने के लिए उपलब्ध कराने से पूर्व उन्हें जो मौजूदा या वर्तमान अंशधारी है उन्हें सबसे पहले उपलब्ध कराया जाना चाहिए, यानी कि उनको पहले ऑफर करना चाहिए कि आप यदि चाहें तो आप इन नए अंशों को क्रय कर सकते हैं। और इसे हम कहते हैं आधिकारिक या राइट्स इशू, जहां वर्तमान अंशधारियों को यानी कि मौजूदा निवेशकों को पहले ये चांस दिया जाता है कि वो कंपनी के नए इशू को खरीदे और उसके बाद ही वो पब्लिक के लिए ओपन होता है। तो ऋण पूंजी ऋण पत्र जमा अथवा कर्ज के रूप में हो सकती है। तो ऋण पूंजी ऋण पत्र के रूप में, डिबेंचर के रूप में, डिपॉजिट के रूप में या लोन के रूप में हो सकती है, और ये सत्य है। डिपॉजिटरी प्रक्रिया के अंतर्गत अंशधारी अंशों को इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में धारण करते हैं। ये हम पहले ही इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं, ये सत्य है। डिपॉजिटरी पद्धति में अंशों के क्रय विक्रय के दौरान अंशों का भौतिक रूप से स्थानांतरण नहीं होता है, ये सत्य है। क्यों नहीं होता है भौतिक रूप से स्थानांतरण? इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो भौतिक रूप में है ही नहीं, वो पहले ही डीमैट हो चुके हैं। भौतिक स्वरूप अब उनके पास है ही नहीं, वो केवल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही अस्तित्व में है, इसलिए इनका स्थानांतरण होना संभव नहीं है। लेकिन डिपॉजिटरी के लेजर में एंट्री की जाती है जिससे कि ये सेलर के अकाउंट में से निकल करके बायर के अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो केवल डिपॉजिटरी के लेखे में क्रय अथवा विक्रय से संबंधित एंट्री की जाती है। प्रत्येक डिपॉजिटरी का सेबी के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है, ये सत्य है। भारत में फिलहाल आगे है ये क्वेश्चन, तब बात करेंगे। तो डीमैट किए गए अंशों का कोई क्रमांक नहीं होता, ये भी सत्य है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी के एजेंट होते हैं, ये सत्य है। जो निवेशक डिपॉजिटरी से जुड़ना चाहते हैं वो पहले अपना नाम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत करते हैं, ये सत्य है। एक बार डीमैट की गई प्रतिभूतियों का पुनः भौतिकीकरण नहीं हो सकता, यानी कि एक बार सिक्योरिटी डीमैट हो गई कि वो रीमैट नहीं हो सकती, ये असत्य है। उसका डीमैट होने के बाद भी वो फिर से भौतिक स्वरूप प्राप्त कर सकती है, वो फिर से रीमैट हो सकती है। वर्तमान में भारत में NSDL एवं CSDL यह दो डिपॉजिटरी कार्य करते हैं, ये सत्य है। ऐसे सभी अंसारी नहीं है, वो अंशधारी है। ऐसे सभी अंशधारी जिनका नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में होता है उन्हें कंपनी के सदस्य कहा जाता है, ये सत्य है। तो आप सभी जानते हैं कि कंपनी अपने सभी सदस्यों का एक रजिस्टर मेंटेन करती है, तो जिस व्यक्ति का नाम इस रजिस्टर में है वो कंपनी का सदस्य है। फिर अंशधारी कौन है? अंशधारी वो व्यक्ति है जो वैध स्वरूप से अंशों का स्वामी होता है, चाहे उसका नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में हो अथवा नहीं। तो ऐसा कब होता है? जब कंपनी अपने अंशों का आवंटन करती है, तो कंपनी ने जिस व्यक्ति को अंश आवंटित किए हैं उन सभी लोगों का एक रजिस्टर बनाती है, इसे हम कहते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या सदस्यों का रजिस्टर। बाद में क्या होता है कि जिस व्यक्ति को सबसे पहले अंश आवंटित हुए हैं वो अपने अंशों को बेचता है। तो जब वो अपने अंशों को बेचता है तो अगर कंपनी को इसकी खबर नहीं करता है तो उसका नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में रहता है, परंतु वो अंशधारी नहीं है क्योंकि उसने अंशों को बेच दिया है। तो जिस व्यक्ति का नाम सदस्य रजिस्टर में है वो सदस्य है, और जो व्यक्ति कंपनी के अंशों को वैध रूप से धारण करता है, उनका स्वामी होता है, वो अंशधारी है।
एक विदेशी व्यक्ति भारतीय कंपनी के अंशों को धारण कर सकता है, वो भारतीय कंपनी का अंशधारी हो सकता है, परंतु उस पर विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान लागू होते हैं, ये सत्य है। अब हम आते हैं हस्तांतरण और हस्तांकन पर। तो हस्तांतरण ऐच्छिक होता है, परंतु हस्तांकन कानून के प्रचलन द्वारा होता है, ये सत्य है। हस्तांतरण कब होता है? जब व्यक्ति अपने अंशों को बेचता है, तो अंश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, तो ये बेचने का सौदा ऐच्छिक होता है और बेचने वाले को अंशों के बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। तो इसलिए इस तरह के अंशों के मूवमेंट को हम कहते हैं हस्तांतरण। परंतु हस्तांकन कब होता है? यदि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके मृत्यु के पश्चात उसके बेटे को उस व्यक्ति के अंश प्राप्त होते हैं, तो ये जो चेंज ऑफ ओनरशिप हुई है फ्रॉम फादर टू सन, पिता से पुत्र के यहाँ पे जो स्वामित्व आया है, स्वामित्व, अंशों का स्वामित्व पिता से होते हुए पुत्र के पास आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि कानून के प्रचलन द्वारा पिता की मृत्यु होने के पश्चात उसके कानूनी या लीगल एयर्स जो है वो उसके असेट्स उसके बेटे को प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से यदि कोई व्यक्ति अंशों का स्वामी बन जाता है तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं हस्तांकन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुत्र द्वारा पिता के मृत्यु पर उसके अंशों को प्राप्त, अंशु नहीं है वो, अंशों को प्राप्त करना हस्तांतरण का उदाहरण है? नहीं, ये हस्तांकन का उदाहरण है। व्यक्ति अपने अंशों को बेचता है, यह हस्तांतरण का उदाहरण है, यह सत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आखिरी है, यदि कोई व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के अपने नाम को सदस्य के रजिस्टर में लिखने की अनुमति देता है तो हम उस व्यक्ति को कंपनी का सदस्य मानते हैं, लेकिन ऐसे सदस्य को हम कहते हैं विबंधन अथवा प्रतिरोध द्वारा सदस्य। तो अगर व्यक्ति बिना किसी उचित कारण के अपना नाम कंपनी के सदस्य रजिस्टर में लिखने की अनुमति देता है तो उसे कंपनी का सदस्य माना जाएगा, पर ऐसे सदस्य को हम कहते हैं विबंधन अथवा प्रतिरोध द्वारा सदस्य। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, और जल्दी ही लास्ट यूनिट के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो के अंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नोट्स की लिंक है, जहां से आप ब्लॉग पर से इन एमसीक्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत